सीरिया अब प्रमुख केंद्र बन गया है। सीरिया में जो हालात है, उसका असर गाज़ा पे क्या पड़ने जा रहा है, ईरान पर क्या पड़ेगा और रशिया इन तमाम चीज़ों पर क्या अपना आगे का प्लान ऑफ एक्शन। बोलते हैं हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक़्त हालात कुछ बदल से गए हैं। दुनिया के मानचित्र पर सीरिया अब प्रमुख केंद्र बन गया है। सीरिया में जो हालात हैं, उसका असर गाज़ा पे क्या पड़ने जा रहा है, ईरान पर क्या पड़ेगा और रशिया इन तमाम चीज़ों पर क्या अपना आगे का प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहा है। ये तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमरीश मिश्रा जी। अमरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अम अमरीश जी, किस तरह से अब इस पूरे सीरिया के एपिसोड को हम समझे? इससे गाज़ा कैसे कनेक्ट है? रशिया का अब क्या रोल नज़र आ रहा है? क्या प्लान ऑफ एक्शन है रशिया का? क्योंकि सवाल ये है कि जितनी तेज़ी से और जितनी आसानी से सीरिया पर एक तरह से कब्ज़ा कर लिया और बशर अल असद का रशिया जाना और फिर ईरान का भी लगभग खामोश रहना इस पूरे मसले पर, क्या कुछ संकेत है? किस तरह की राजनीति दिख रही है और क्या हो सकता है आगे? देखिए, ये मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बोलता हिंदुस्तान पे बोल दूं कि ये बहुत जटिल समस्या है। इसका है मेरे पास जवाब, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ। और ये इसके लिए आसान, ये मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें बहुत शेड्स ऑफ ग्रे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या है कि बात शुरू होती है जब नेतन्याहू ने कहा था हम 7 फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं। हम यमन, गाजा, वेस्ट बैंक 3 हो गए, 4 लेबनान, 5 सीरिया, 6 इराक, 7 ईरान। इन 7 फ्रंटों पे हम लड़ रहे हैं। अब इसका मतलब उस समय ये लिया गया था कि ये 7 फ्रंट उस समय इस पे हमला कर रहे हैं, जबकि सीरिया की तरफ से कभी कोई हमला नहीं हुआ। सीरिया पे हमला किया जरूर इजराइल ने, लेकिन सीरिया की तरफ से कोई ऐसे हमला बड़ा नहीं हो पाया। तो ये जो पूरी बात थी उस समय लोग ये सोच रहे थे, लोगों ने इसको बात को मतलब आई गई कर दिया कि भाई ठीक है, ये नेतन्याहू बोलता रहता है। लेकिन देखिए उसने सीरिया का मेंशन किया था, जबकि सीरिया से, वही मैं कह रहा हूँ, इराक से, यमन से हमले हुए थे, लेकिन सीरिया पे जबकि दमस्कस में उसने असैसिनेशन किया हिजबुल्लाह लीडर्स का, कुछ 1-2 ईरान के लोगों को भी मारा दमस्कस में और सब कुछ, लेकिन कभी भी बशर अल असद की सरकार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था सीरिया की धरती से। तो फिर उसने फिर भी कहा कि उसने कि सीरिया एक फ्रंट है। फिर जब लेबनान में 27 नवंबर को लेबनान में सीज फायर हुआ, इजराइल की हार हुई। 26 नवंबर को नेतन्याहू ने कह दिया, बशर अल असद को उसने वार्निंग दी थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर को उसने ये कह दिया था बशर अल असद से, और मतलब पब्लिकली बयान उसने कहा था कि अगला नंबर तुम्हारा है, अगला नंबर तुम्हारा है, ये उसने कह दिया था। अब सोचिए, अब आप देखिए, 27 नवंबर को लेबनान और इसमें हिजबुल्लाह और इजराइल में सीज फायर नहीं, लेबनान की सरकार और इसमें इजराइल में सीज फायर हो जाता है। फिर हमने उसके कई वायलेशन हैं, करीब 100 से ऊपर वायलेशन इजराइल ने किए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन 27 को ये होता है, 28-29 नवंबर 2024 से हमला शुरू हो जाता है इडलिब और उधर जो सीरिया में, जो नॉर्दर्न सीरिया इलाके हैं, वहां पर जो आतंकवादी फोर्सेस हैं उनका हमला शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लोगों को समझाना जरूरी है। देखिए, सीरिया में सिविल वॉर हुई थी 2011 के बाद, और वो उस सिविल वॉर में जो अल कायदा की फोर्सेस थी, आईसिस की फोर्सेस थी, आईसिस 2013 में बना, लेकिन अल कायदा से जुड़ा हुआ नुसरा फ्रंट था। नुसरा फ्रंट का लीडर ये जुलानी था, जो इस समय एचटीएस का लीडर है। अब क्या हुआ कि जो वो नुसरा फ्रंट है, उसके बाद आईसिस बना 2013, और उसमें वो उसने इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। और फिर अमेरिका ने कोलिशन बनाया जिसमें ईरान भी था, अमेरिका भी था, और बेसिकली ईरान की मदद से वहां पर जो आईसिस खत्म हुआ 2017। जब आईसिस खत्म हुआ तो ये जो नुसरा फ्रंट था ये भी लगभग खत्म हो गया, क्योंकि इसके भी आईसिस थोड़े डिफरेंसेस थे, लेकिन ये लोग एक ही थे। अल कायदा, आप समझ लीजिए, नुसरा फ्रंट अल कायदा से निकला, उधर आईसिस। तो आईसिस और नुसरा फ्रंट में कुछ मतभेद थे, लेकिन कभी ओपन उनमें लड़ाई नहीं हुई। उसके बाद 2017 में जो नुसरा फ्रंट था, और जो उसका एक नाम बदल के जवैद उसका नाम हो गया था, इन लोगों ने मिलके ये एचटीएस बनाया, हयात तहरीर अल शाम। हयात तहरीर अल शाम 2017 में बना, जिसमें और भी जो छोटे मोटे ग्रुप हैं जो
आईसिस और अलकायदा की विचारधारा को मानते हैं। मतलब आईसिस और अलकायदा की विचारधारा क्या हुई? वो ये हुई कि फिलिस्तीन और गाजा हमारे लिए या फिलिस्तीनियों की आजादी मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हम एक इस्लामिक रूल लाएंगे और शरिया लाएंगे, इस तरह की। और उन्होंने कहा सीरिया इसका सेंटर होगा और इराक में भी, तो इसलिए मोसुल कैप्चर कर लिया आईसिस ने। उसके बाद नुसरा फ्रंट ने कुछ हिस्सा सीरिया का कब्जा कर लिया। फिर 2015 में इरानियन, वो कासिम सुलेमानी उस समय थे, उन्होंने पुतिन से कहा कि आप तुरंत इसमें इंटरफियर करिए, अगर आप इंटरफियर नहीं करेंगे तो इसमें फिर सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तो पुतिन ने 2015 में रशिया ने इंटरवीन किया, वहां अपने बेसिस बनाए, और ये रशिया ने कहा कि ये अमेरिकन गेम है, अमेरिका ने आईसिस बनाया, अमेरिका ने अलकायदा बनाया, अमेरिका नुसरा फ्रंट को भी सपोर्ट कर रहा है। सद्दाम हुसैन के बाद वो अब असद को हटाना चाहते हैं, और इसकी वजह यह है कि असद ने वहां पर अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को आने से रोक दिया। उसके बाद रॉथशाइल्ड वगैरह का जो जूश है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, तेल में जो तेल का सवाल था वो रोक दिया। तो अब जो है, जो रशिया एंटर किया 2015 में, तो ईरान और रशिया ने मिलकर काफी आतंकवादियों को पीछे कर दिया। फिर भी जो करीब 1/3 एरिया जो कुर्दिश एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया का, वो कुर्दों के पास रहा, जो अमेरिका से अलाइड रहे। अमेरिका का एक अल तंस बेस रहा, उसमें भी एक डीमिलिटराइज जोन रहा, और जो आतंकवादी हैं इनको बाहर कर दिया, इनको टर्की की तरफ। लेकिन इनका बड़ा हिस्सा पूरे सिविल वॉर में जब जीत हो गई ईरान और रशिया की और सीरिया की, तो उसके बाद भी बड़े आतंकवादी मतलब बचे थे। उन सबको सीरियन सरकार ने इडलिब में जमा कराया कि भाई एक जगह तुम लोग रहो। तो सबको इडलिब में भेजा, और उसको पूरा, उसको ग्रीन बस भी कहते हैं, ग्रीन बसेस से सीरियन सरकारों ने, मतलब सीरियन सरकार ने बशर अल असद की, उनको इडलिब में, अब वो इडलिब में जमा हो गए भारी संख्या में। ये सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है आज की तारीख में, कि इडलिब में वो इतनी बड़ी संख्या में, एक तो वो लोग सब जमा हो गए, चुप थे, और अंदर ही अंदर, अच्छा जुलानी जिंदा था, जुलानी चुपचाप टर्की में था। और उसके बाद ये पूरी जो प्लानिंग है, जैसे ही लेबनान में इजराइल की हार हुई, उन्होंने तड़ से सीरिया में ये कर दिया। और ये इतनी तेजी से हुआ कि उसमें अब बहुत सारी उसमें बातें, देखिए एक तो ये बात ये है कि अब ये बात खुल के आ रही है कि जो ईरान और रशिया ने असद की मदद की थी, तो असद को उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करने को कहा था, वो असद ने नहीं की। रिफॉर्म सबसे पहले अपनी सेना में, उसकी सेना मॉडर्नाइज नहीं थी। उसकी सेना में अभी सोचिए $20 पर महीने केवल एक सैनिक की तनख्वाह थी, बहुत ही मतलब मिनिमम। एक आर्थिक हालत सीरिया की बहुत खराब थी। $30 बिलियन ईरान के कर्जे में वो आज भी है। तो ईरान और रशिया कह रहे थे कि तुम अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करो, सोसाइटी में चेंजेस लाओ। अच्छा, असद क्या है कि सोशलिस्ट बाथ पार्टी का है, वो सोशलिस्ट बाथ पार्टी के सद्दाम हुसैन भी थे। अब सोशलिस्ट और ये है अलावाइट। अलावाइट देखिए, शिया ना शिया होते हैं ना सुन्नी, उनका अलग एक वो होता है जिसमें इमाम अली को वो एक तरह से पूजा करते हैं। तो 10% अलावाइट हैं सीरिया में। लेकिन क्योंकि इनका बशर अल असद के फादर हाफिज असद ये सोशलिस्ट थे, सेकुलर थे, इसीलिए देखिए सुन्नी जो है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन 70% सुन्नी, 70% सुन्नी पॉपुलेशन वो बाथ पार्टी के साथ रही है, क्योंकि वो बाथ पार्टी सोशलिस्ट थी, सेकुलर थी। और अभी भी बशर अल असद की मंत्रिमंडल में 90% सुन्नी मंत्री। तो वो कोई इशू नहीं था। जब आतंकवादियों ने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की कि देखो ये अलावाइट रूल कर रहा है और यहाँ सुन्नी शासन होना चाहिए, तब उस समय भी पहली सिविल वॉर में भी उसको, उन लोगों को खारिज कर दिया वहां की सुन्नी जनता ने। और सुन्नी जनता देखिए ज्यादातर इसी बेल्ट में है, इडलिब, एलेप्पो, हमा, होम्स, दमस्कस, ये जो बेल्ट है। उधर जो लटकिया वगैरह का बेल्ट है, ये टार्टरूस वगैरह, वहां पर अलावाइट है। उसके बाद कुछ जगह क्रिश्चियंस हैं। सीरिया में बड़ा मिक्स्ड है, जैसे मैंने बताया 70% सुन्नी है, 10% अलावाइट है, बाकी क्रिश्चियन और ड्रूज है, इस तरह की। और फिर कर्ड्स हैं, कर्ड्स की एक संख्या वो एक 10 से 12% कर्ड्स। तो अभी देखिए जो पूरा जो ऑफेंसिव चला, उसमें ये समझ में आ रहा है अभी तक कि असद जो है वो खुद ही सरेंडर किया। और उसने सरेंडर किस परिस्थिति में किया, उसको क्या हुआ कि अभी अरब लीग की मीटिंग हुई थी जिसमें असद गया था, और अरब लीग में वो अरब लीग ने उसको बॉयकॉट किया हुआ था 2011 से, तो बहुत दिनों बाद वो गया। और इसमें देखिए जब ये शुरू हुआ HTS वाला मामला, तो उसमें यूएई और जॉर्डन ने
सीरिया को सपोर्ट कर दिया कि नहीं नहीं आतंकवादियों से तो हमको लड़ना होगा और असद के हम साथ है। अब वही ट्रैप था, उसी ट्रैप में असद फंस गया। असद ने ये जो रशा ने कहा कि देखो हम अपनी फौजें और यहाँ पर भेजते हैं, हम और इस तरह की चीजें करते हैं। जब इजराइल दमस्कस पे हमला कर रहा था आज से 1-1.5 महीना पहले, तब भी रशिया ने कहा था कि तुम रिस्पॉन्ड करो। भाई वही वो मतलब वहां का प्रेसिडेंट वही था, रशियन बेसिस थे वहां, सब कुछ था, लेकिन रशिया ने कहा था कि तुम रिस्पॉन्ड करो। रशिया के पास SU-300 400 वो जो मिसाइल्स है वो सब थी। तो उस समय भी असद ने कहा कि नहीं, हम इजराइल को ज्यादा एनॉय नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो अरब नेशन है उनके साथ अच्छे रिश्ते हो, हम इजराइल पे हमला करेंगे तो सऊदी अरेबिया और तमाम जो हैं वो भी वो हो जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। उसकी ये पॉलिसी थी। उधर क्या है कि जो अर्दोगन था, अर्दोगन एक तरफ कह रहा था इजराइल को कंडेम कर रहा था, यहां तक कह दिया था कि हम अपनी फौज भेज देंगे गाजा में, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। इजराइल के साथ ट्रेड, ये पूरी बात अभी 15-20 दिन पहले खुली की ट्रेड जस का तस टर्की ने जारी रखा, और ये पूरी प्लानिंग अर्दोगन ने उसके साथ इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर की। अब इसमें देखिए खास बात यह है, जो चीज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नहीं देख पाया, क्योंकि हमें अपनी कमजोरी या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो चीज वो नहीं देख पाया कि जिस तरीके से यूक्रेन से स्पेशलिस्ट बुलाए गए, और ये जो आतंकवादी थे इनका देखिए कोई इनको टेक्निकल नो हाउ थी ही नहीं, ये केवल बंदूक चलाना जानते थे। तो इडलिब में जिनको जमा कर दिया था असद ने फर्स्ट सिविल वॉर के बाद, इनकी 2023 से ही ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, 1 साल पहले से। और यूक्रेनियन उसमें अमेरिका ने जो यूक्रेन में जो लोग थे यूक्रेन से बुलाया यहाँ। अब देखिए कहां से कहां पूरी दुनिया कैसे जुड़ी है। रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, रशिया सीरिया में असद के साथ है, तो अमेरिका ने यूक्रेन स्पेशलिस्ट बुलाए जिन्होंने इन आतंकवादियों को ट्रेन किया कि ड्रोन कैसे यूज करो। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो जैमिंग सिस्टम्स है, कि कैसे दूसरे के एनिमी के सिस्टम को जैम कर दो, और यूक्रेनियन ने वहां पर सीखा है, वहां पर अमेरिका ने उनको सिखाया। रशिया के साथ 2 साल से बकायदा युद्ध चल रहा है, तो वहां वो लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरी बात, जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और इवन चाइना के जो युगुर है, इस तरीके के जो लोग हैं जिनको भाड़े के सिपाहियों के बतौर यूक्रेन की लड़ाई में रशिया के खिलाफ लड़ाया अमेरिका ने, उनको ट्रांसपोर्ट किया टर्की, उनको टर्की ट्रांसपोर्ट किया, और वो एक बड़ा, और वो एक उनकी नई सेना बनाई जिसका नाम SNA सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी बना। तो एक तरफ ये HTS है जो पुराने अलकायदा और आईसिस से निकली हुई है, और उधर जो है सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी है जो उज्बेकी और टाटर और तमाम इस तरह के जो फोर्सेस हैं, उन जो बाहर के मुस्लिम्स हैं उनसे बनी हुई। इन दोनों ने एक साथ हमला किया 28 दिसंबर को। और सबसे जो बड़ी बात हुई कि सीरियन अरब आर्मी, एक तो पहले से उसकी हालत खस्ता थी, असद ने रिफॉर्म्स नहीं किए, असद की बहुत बड़ी गलती थी, असद ने इंटरनल रिफॉर्म्स नहीं किए। दूसरी बात, जो जब ड्रोन्स छोड़ने लगे वो, तो आप सोचिए, हमास ट्रेंड है इस मामले में, ड्रोन्स मारने में और उसकी मार खाने में, कैसे उसको रोका जाता है। यमन ट्रेंड है, हमास ट्रेंड है, लेकिन सीरियन आर्मी ट्रेन नहीं थी, क्योंकि असद ने ईरान की बात नहीं मानी है। ईरान ने कहा था कि हमें तुम्हारी सेना को ट्रेन करने दो, ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात, वो असद ने नहीं माना। असद का एक अजीब तरीके की एक सिचुएशन थी कि हम इजराइल के तो विरोध में हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मॉडरेट दिखना चाहिए, हमको बाकी मुल्कों से भी और टर्की से भी उसको आशा थी कि टर्की भी हमारे खिलाफ उस तरह से नहीं जाएगा। अब जब ये पूरी परिस्थिति हो गई, तो उसमें देखिए जब हमला हुआ इन लोगों का 28-29 नवंबर को, तो सीरियन अरब आर्मी ट्रेंड ही नहीं थे, उन्होंने कभी ड्रोन फेच ही नहीं किए थे। वो ड्रोन्स की जो मार हुई है उससे वो पूरा बिखर गए, और उसके बाद उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था। ईरान ने ये भी कहा था कि हमको सीरियन अरब आर्मी को ट्रेन करने दो, उनके अंदर कम से कम अल-अक्सा मस्जिद को लिबरेट कराना है, फिलिस्तीनी आजादी को के लिए लड़ना है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो पूरी फिलॉसफी है, एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल, एंटी इंपीरियलिस्ट, साम्राज्यवाद विरोधी, वो हमको सिखाने दो, इनको इनके इनके माइंड को हमको पूरा तैयार करने दो, वो भी नहीं अलाउ किया बशर ने। तो कहता नहीं नहीं वो सब हम संभाल लेंगे, हम खुद ही सोशलिस्ट हैं, हम लोग। अब सीरियन अरब आर्मी मोटिवेशन भी नहीं लड़ने का,
कोई बड़ा कॉज भी नहीं है कि जैसे हमास के इलाके गाजा वेस्ट बैंक में नंगे पैर लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग साफ है, वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का भी दिमाग साफ है कि हिजबुल्लाह तो, लेबनान तो फ्री है, लेकिन हिजबुल्लाह का ये है कि नहीं, हमें पूरा अमेरिका का इन्फ्लुएंस, इजराइल का इन्फ्लुएंस खत्म करना है, तो वो भी लड़ रहा है, उसके पास भी मोटिवेशन है, विचारधारा है। यहाँ पर सीरियन अरब आर्मी के पास ना विचारधारा थी, ना हथियार थे, और ना वो टेक्नोलॉजी थी। और ये जो पूरी दुनिया स्तब्ध है कि अचानक ये कैसे ढह गए, उसका आंसर यही है कि वो इसीलिए वो लोग नहीं लड़े क्योंकि उनकी स्थिति नहीं। दूसरी बात, जो रशियन फोर्सेस थी, उनके सिस्टम जैम हो गए। ये रशिया ने कभी सोचा नहीं था। रशिया इससे एकदम घबरा गया कि यहाँ देखो हमारे कम सोल्जर्स हैं, हमारे बेसेस हैं, और हमारे सिस्टम ही लोग जैम कर दे रहे हैं, जो कि यूक्रेन में होते थे। और यूक्रेन में रशिया ने वो सीख लिया था, यूक्रेनियन जिस तरह से जैम करते थे रशियन सिस्टम्स को, वो रशिया ने उसकी कार्ड भी ढूंढ ली थी। यहाँ पर अचानक रशिया को ये रशिया एसेस नहीं कर पाया, ये फेलियर है कि देखो यूक्रेनियन जो हैं वो आके यहाँ, और बकायदा पूरे समय सोचिए आज तक यूक्रेनियन एडवाइजर वहां पर डटे हुए हैं, और कुछ लोग तो पकड़े भी, मतलब पकड़े गए इन द सेंस कि उनका वीडियो सामने आया। और जो एचटीएस के फाइटर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमको तो यूक्रेनियंस ने ट्रेन किया। तो ये देखिए एक मोटा मोटी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे और भी इसमें पहलू हैं कि ईरान और रशिया क्यों। अब ईरान और रशिया की ये तो कमी रही ना, ये तो सब देखिए, क्रांतिकारी जो आंदोलन होते हैं, या क्रांतिकारी जो उभार होते हैं, या क्रांतिकारी जंग जो होती है, उसमें उतार चढ़ाव होता है। ये हर हर जंग में हुआ है। ये आपकी रशिया, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था, कोई भी आप क्यूबा का रेवोल्यूशन, उसमें उतार चढ़ाव होता है। और एक एक 1.5 साल से जो पूरा एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चढ़ा हुआ था, हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई, यहिया सिंह, देखिए सारे बड़े बड़े लीडर्स मार दिए गए, फिर भी लेबनान में इजराइल हार गई। तो अब देखिए ये जो पूरी स्थिति है, ये एक सेटबैक लगना था। और इसमें ईरान ने ये सोचा कि अगर हम, अच्छा ईरान ने ये भी कहा, जब ये 28-29 का वो शुरू हुआ, तो ईरान ने कहा कि हम अपनी फौजें भेजें, तो उसके लिए कभी भी असद ने फॉर्मली हाँ नहीं किया। अब ईरान ये नहीं चाहता था कि वो अपनी फौजें भेज दे और वहां पर जाके वो फंस जाएं, और मतलब असद ये सब कहने लगे कि नहीं हमने तो कहा नहीं था, ये नहीं कहा। इराक अपनी फौजें भेजने वाला था, वहां पर सैयदा ये जैनब की, जो कि जिनका शिया में बहुत बड़ा मकाम है, उनकी वहां पर मजार है, और उस पर अभी भी खतरा है। और ये इराक से भारी संख्या में स्पेशली शिया फाइटर वो जाने वाले थे। अल अमेरी जो बद्र फोर्स के चीफ है, उन्होंने इराक से अपील की, लेकिन इराक भी तैयार था, लेकिन असद ने वहां भी ना कह दिया। और प्यूटन ने एक बात कही, प्यूटन ने कहा कि आई कांट बी मोर सीरियन देन द सीरियंस, मतलब जो सीरियन हैं उनसे ज्यादा तो हम सीरियन, मतलब अगर हम भारतीयों से ज्यादा भारतीय तो नहीं हो सकते ना। तो प्यूटन ने कहा इस बात को कि आई कांट बी, मैं सीरियन से ज्यादा सीरियन नहीं हो सकता हूँ, यही नहीं चाहते तो मैं क्या, हम लोग उसमें करें क्या। अब बस ये जो असद का पलटना था, और इस पलटने के पीछे बहुत बड़ा खेल अमेरिका और ने पूरी सेटिंग की थी सालों से, एक की बात नहीं थी। इसको मिलिटरीली हरा नहीं पाए ये, तो इन्होंने कहा कि इसके पूरे उससे खेलो और इसको मॉडर्नाइज नहीं होने दो रशिया, और इसको यही सिखाते रहो कि अल्टीमेटली तुमको अरब देश मान लेंगे। और इसकी यही इच्छा थी कि अरब देश मानेंगे। हालांकि इसके फादर ने बाकायदा विल, एक जो इसके फादर की हाफिज जो असद है, उनकी जो विल है, उसमें ये बात लिखी है कि अरब देश जो है तुम्हें बिट्रे करेंगे, इनके चक्कर में मत पड़ना। लेकिन ये जो है असद जो है रेजिस्टेंस के साथ होते हुए भी सबसे कमजोर कड़ी निकला एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पे, और अमेरिका ने पकड़ लिया, और उस कमजोर कड़ी को उन्होंने दाब दिया, और वो पूरी चेन जो है वो टूट गई। ये सच्चाई है, वो चेन टूट गई, उसमें बड़ा धक्का लगा है। और ये जो वीडियो आ रहा है कि हम जाएंगे गाजा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब फर्जी वीडियोस हैं। सच्चाई ये है कि एचटीएस ने ये कहा था इजराइल से, उस समय जो एक मोर्दचाई नाम का एक इजरायली स्पाई इनके टच में था, उसका पूरा वायरल भी हुआ था। उनसे ये कहा था कि हम तो इजराइल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हिजबुल्ला और उन्होंने मतलब हिजबुल्ला को, और उन्होंने ये ईरान को पे उन्होंने स्ट्राइक किया और उनको कमजोर कर दिया। और सच में, और देखिए ये
असद जो मतलब ये आतंकवादी कभी जीत ही नहीं सकते थे। आप सोचिए ईरान और इराक इंटरवीन करते, उधर से हिजबुल्लाह इंटरवीन करता, क्योंकि हसन नसरुल्लाह के समय हिजबुल्लाह ने भी इंटरवीन किया था सीजन 7 वॉर में, बड़ा डिसाइसिव उनका इंटरवेंशन था। तो वो जो रदवान यूनिट है हिजबुल्लाह की, वो आने वाली थी, बिल्कुल तैयार थी वो, लेकिन उसको भी इन लोगों ने नहीं आने दिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहली सिविल वॉर थी उसमें कासिम सुलेमानी की अल कुद्स फोर्स, इरानियन फोर्सेस, इराकी फोर्सेस सब मिलके हिजबुल्लाह, तब जाके उन्होंने अल कायदा और आईसिस को और नुसरा फ्रंट और ये जो जुलानी की फोर्सेस हैं इनको इनको हराया था। इस बार वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। इस बार वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। उसमें बहुत सारी और भी वजह हैं। ईरान की कुछ अंदरूनी समस्याएं भी हैं। जैसे पेजेशकियान, उनका ये है कि वो पहले भी उनको डाटा भी गया है इस पे। उन्होंने ये मतलब वो शांति वाले कि वेस्ट के मतलब लिबरल टाइप के, कि वेस्ट के साथ शांति होनी चाहिए, हम लोग को ज्यादा नहीं, अभी अपने सैंक्शंस को हटवाओ। और जो दूसरी लॉबी है ईरान की, वो कह रही है नहीं, वेस्ट के साथ संबंध मत बनाओ, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत करो और परमाणु बम बनाओ। आज भी अगर ईरान ये कह दे कि हमारे पास परमाणु बम है, तो इजराइल जहां तक पहुंचा है वो तो सीरिया के अंदर घुस गया है। सीरिया के अंदर सोचिए आप, कम से कम 200 किलोमीटर अंदर घुस गया है, वहां अपना झंडा गाड़ दिया है वो, और कोई विरोध नहीं है। एचटीएस वालों ने, अगर ये बात सच होती गाजा वाली, एचटीएस वाले कहाँ हैं जब ईरान ने जो बफर जोन बना था गोलन हाइट्स, क्योंकि गोलन हाइट्स सीरिया का 1967 में इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद एक बफर जोन वहां था, उस बफर जोन से वो आगे बढ़ के 200 किलोमीटर अंदर घुस गया आज की तारीख में। उसने कम से कम 100 एयर स्ट्राइक्स की हैं दमस्कस एयरपोर्ट पे, सब पे। और ये लोग, एक बयान एचटीएस का नहीं आया है इस पे। अभी तो सीरिया में कोई सरकार ही नहीं है, वहां तो पूरी एनार्की है। वहां पर जो सैयदा जैनब की श्राइन है, उसको 50 से 60 वो जो ईरान के फातिमे एक स्पेशल फोर्स है वो डिफेंड कर रही है। उसने वो 50 लोग और 300-400 उनके सामने आतंकवादी, और वो भी कब तक डिफेंड करे। उन्होंने करीब 90 आतंकवादियों को मारा है, लेकिन फिर उसके बाद अब उनकी संख्या भी कम हो रही है, तो वो भी पीछे हटेंगे। वो भी देखिए, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही। युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने अपनी फोर्सेस को वहां से विड्रॉ कर लिया है। ईरान ने यह भी कह दिया है, दिखाने के लिए दुनिया को, कि हम अगर कोई भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनेगी सीरिया में किसी ये विपक्ष की, तो उससे हम बात करेंगे। रशिया ने भी कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट बनेगी तो हम उससे बात करेंगे। असद, आप जैसा जानते हैं, आज रिवील हो गया है कि वो रशिया में ही है, वो रशिया में ही है। और ये सारी चीजें अब जो देखिए, अब जो परिस्थिति है, ये एक बड़ी विक्ट्री अमेरिका इजराइल कैंप की है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बड़ी विक्ट्री है। लेकिन ये विक्ट्री किसकी वजह से है वो भी समझना चाहिए था। इसमें अरब मुल्क और टर्की, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसमें जो बहुत सारे, जो मैं नाम लेके कहना चाहूंगा कि जो सुन्नी मुस्लिम्स का एक बड़ा हिस्सा है, वो इतना कमजोर निकलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा जो जो मुझको घेरने की कोशिश की, और ये सुन्नी मुस्लिम्स को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि हमास सुन्नी है, उसको ईरान ने और हिजबुल्लाह ने हमेशा सपोर्ट किया जो शिया है। ये शिया सुन्नी का मसला ही नहीं है। और एचटीएस वाले पूरा अपना पूरा मुस्लिम वर्ल्ड का ध्यान गाजा फिलिस्तीन से हटा के असद के खिलाफ उन्होंने मोड़ने की कोशिश की, और कुछ हद तक सफल रहे, कुछ हद तक। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जो यंग सुन्नीज हैं वो बह गए, और उनको कहा गया कि ये तो असद को हटाएंगे, फिर ये इजराइल और गाजा से लड़कर। यार क्या बात कर रहे हो, इजराइल ने उनको बनाया है, इजराइल ने फाइनेंस किया है, ये बात इजराइल ने खुद मानी। अलकायदा और आईसिस के लोग इजराइल के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं। तो क्या हो गया है हिंदुस्तान के सुन्नियों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जो पूरी देखिए सच्चाई है, ये एक बड़ा डिवीजन। देखिए शुरू से ये शाकिर साहब यहाँ बोलता हिंदुस्तान, मैंने कहा था शिया सुन्नी डिवीजन करना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं हुआ तो उनके लिए नाइटमेयर यही था कि शिया सुन्नी मिल जाएंगे तो हम गए मिडिल ईस्ट से। और उसने कर दिया। लेकिन ये तात्कालिक जीत है, ये तात्कालिक जीत है, क्योंकि अंतोगत्वा हमास मजबूत है। हमास में यहिया सिनवार 2023 का भाषण, उन्होंने उसमें कहा था कि हम असद के साथ हैं, हम ईरान के साथ हैं, और हमें अरब मुल्कों और टर्की पे कोई भरोसा नहीं। वही लाइन हमास की आज भी है। हमास ने कंडेम किया इस चीज को। जब इजराइल घुसा है सीरिया में, सीरिया पे पता नहीं वो कब्जा कर ले, एक हिस्सा एनेक्स करना का पूरा उसकी मंशा है। देखिए लेबनान में वो हारा, गाजा में हारा, वेस्ट बैंक में हारा,
अब यमन से हारा, अब ये घुस गए सीरिया में। सीरिया में ये दिखाएंगे हम जीत गए, हमने इतनी जमीन कब्जा कर ली, हमने 200 किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। अब तुम कब्जा कर लिया, मतलब तुम्हारे लोग वहां बैठे हैं, वो तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, तो कब्जा तो तुम करोगे। और इसमें देखिए ईरान की भी समस्या ये है कि पेजेश्कियान वहां बहुत बड़ी समस्या है, वो ईरान हल करेगा। और उसको हटा के या उसको जो भी करके, जो एक ईरान का हमला होना है इजराइल पे, जो बहुत दिनों से बात हो रही है, उसको भी पेजेश्कियान ने रोक के रखा था। क्योंकि देखिए पेजेश्कियान के पास एक लॉबी है वहां, जो थोड़ा ठीक। सा प्रो वेस्ट है, प्रो अमेरिकन है, जो थोड़ा ये हिजाब हिजाब वाले इशू में उसके साथ है। तो ये सारी चीजें वहां भी अंदरूनी संघर्ष है ईरान में। तो ईरान और बड़े बड़े लोग देखिए, कासिम सुलेमानी और इस तरह के लोग नहीं है इस समय, सैयद हसन नसरुल्लाह नहीं है, जो मतलब खमैनी के खास लोग जो थे वो मारे जा चुके हैं। तो अब एक नई टीम खड़ी हो रही है, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ईरान में यही बात है कि अभी परमाणु हथियारों को डिक्लेयर करो कि परमाणु हथियार हमारे पास हैं। जैसे ही ये डिक्लेयर होता है, इजराइल, सीरिया क्या, वो तो गाजा भी छोड़ देगा, क्योंकि इजराइल इसके लिए नहीं तैयार है कि उसके ऊपर परमाणु हथियार छोड़े जाएं। और ईरान को सिर्फ ठीक। इतना कहना है कि हमारे पास है, ये नहीं कहना है कि हम छोड़ेंगे कुछ। जैसे ठीक। नॉर्थ कोरिया पे देखिए अमेरिका की दादागिरी नहीं चलती, किसी की दादागिरी नहीं चलती। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स है, वो बस यूरोप की तरफ घुमा देता है। और अमेरिका और नेटो उसको पैसा देते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको पैसा ठीक। देते हैं कि तुम शांत रहो। और रशिया के साथ उसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। तो ये देखिए पूरे एक इशू का ये लबो-लुभाव है। यानी अमरीश जी, हम माने कि तुर्की और अरब मुल्कों की एक तरह से गद्दारी और बशर अल असद की हर चीज पर ना कहना इस पूरे सिनेरियो का की वजह बन के रह गए। बिल्कुल, यही 2 चीज़ें हैं कि उसका एक गलत असेसमेंट सिचुएशन का, और उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस, पता नहीं अब कहाँ से वो ओवर कॉन्फिडेंस आया। और शायद वो सोच रहा था कि उसी ने जीत ली, जबकि फर्स्ट सिविल वॉर जो है वो रशिया ईरान की मदद से जीती गई, इराक भी था उसमें, हिजबुल्लाह भी था। तो ये सारी चीजें देखिए, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान ने एक और कंप्लेन की, अभी जो सब बातें अंदर की सामने आ रही हैं अब ईरान ने एक और कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि हमने इससे कहा था कि जब दमस्कस पे इजराइल ने हमला किया और कुछ लोगों को मारा भी, तो तुम रिस्पॉन्ड करो। और रशिया भी तैयार था, लेकिन इसके दिमाग में पता नहीं क्या एक, यही देखिए, यही जो लिबरल सोच है सबसे खतरनाक होती है, उदारवादी सोच, ये खत्म कर देती है सारी चीजें। जब आप किसी एक एक अमेरिका इजराइल जैसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उदार नहीं हो सकते हैं। ये देखिए स्टालिन और माओ से तुंग और बड़े बड़े कम्युनिस्ट लीडरों ने यही सिखाया है। और इसीलिए देखिए आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस के नाम पे जो आप लड़ रहे थे, हम भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे। लेकिन उसमें समस्या ये है कि इस्लामिक नाम से अगर कोई गलत काम करने लगे, और वो भी अल्लाह अकबर का नारा लगाए। मैं आपको कह रहा हूं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बड़ा ऑपरेशन किया, जिससे उसने अमेरिका की 20 साल की मेहनत खत्म कर दी। जो अमेरिका ने अल कायदा और आईसिस के माध्यम से ये इमेज बनाई थी कि इस्लाम दहशतगर्द एक रिलीजन है और मुस्लिम दहशतगर्द होते हैं, ये इमेज एक झटके में, एक दिन में हमास ने 7 अक्टूबर को बदल दी। दुनिया ने देखा कि जो इस्लाम है वो इंसाफ की जंग का नाम। अब ये फिर वो वही वाली इमेज वापस ला रहे हैं। अभी एचटीएस से देखिए महिलाओं पे जुल्म शुरू हो गया है, वहीं वहां पर क्रिश्चियन से जुल्म शुरू हो गया। हालांकि वो कह रहे हैं एचटीएस वाले कि नहीं, इस बार हम ये सब नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि कहीं गाजा फिलिस्तीन का नाम नहीं, फिर वही बात। और ठीक। हमास ने देखिए आज एक बड़ी घटना गाजा में की है, 3 इजरायली सोल्जर्स मार दिए हैं। हिजबुल्लाह ने जो एक माइन का एक्सप्लोजन किया, क्योंकि इजराइल इतना वायलेशन कर रहा है। 4 इजरायली सोल्जर्स वहां मारे गए हैं, उन्होंने जो घुसने की कोशिश की लेबनान में। ये सारी चीजें जो हैं, इनसे अब ध्यान हट जाएगा लोगों का, क्योंकि लोगों का ध्यान सीरिया की तरफ है। और ठीक। जैसे मैंने कहा, सुन्नी मुस्लिम्स का बड़ा हिस्सा जो है उसको उन्होंने गुमराह कर दिया है। अब ये इसमें ठीक। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इससे निकलेगा, क्योंकि हमास स्ट्रांग है। हमास जो है वो मजबूत है, वो वैचारिक रूप से क्लियर है, वो सुन्नी फोर्स है, और वो इस बात पे पूरी तरह से अड़ा है कि हम ईरान ठीक। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का साथ नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं लोगों ने हमारी मदद की थी, हम लोग मिलकर लड़ेंगे।
ये पूरी देखिए सिचुएशन। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।